ठीक है, चलिए ऑन कर दीजिए। देखिए भारत शासन अधिनियम, देखिए भारत शासन अधिनियम कब है? 1909। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, मार्ले मिंटो अधिनियम। किस नाम से जानते हैं? मार्ले मिंटो अधिनियम। तो अब देखिए यहां जो है मार्ले मिंटो, दो नाम है, मार्ले अलग है, मिंटो अलग है। अगला वाला भी आएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। तो ये जो पहला नाम होता है ये किसके नाम से जुड़ा हुआ है? ये कौन है? भारत राज सचिव। मार्ले कौन है? भारत राज सचिव। और ये मिंटो कौन है? वायसराय। तो पहला जो नाम आता है वो आता है भारत राज सचिव का, और दूसरा नाम वायसराय। तो भारत शासन अधिनियम 1909 को एक और नाम से जाना जाता है, मार्ले मिंटो अधिनियम। अब देखिए ये अधिनियम क्यों आया? अब इससे पहले आप इतिहास में पढ़े होंगे कि 1905 में जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ है नहीं? स्वदेशी आंदोलन में हिंदू मुस्लिम शुरुआत में एकता तो था, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों ने क्या किया? फूट डालो और राज करो नीति अपनाया और एक अलग जो है दल बना दिया, मुस्लिम लीग 1906 में। और वो चाहती थी, अंग्रेज चाहती थी जो धीरे धीरे भारतीयों को तोड़ा जाए, खासकर हिंदू को मुस्लिम से या मुस्लिम को हिंदू से अलग किया जाए, ताकि अगर जनसंख्या में बटेगा, धर्म के नाम पे बटेगा या जाति के नाम पे बटेगा तो लोग कम होंगे, है कि नहीं? तो आंदोलन में क्या हो जाए? कमजोर होगा ना। आप सोचिए पूरा हिंदू मुस्लिम एक होकर के लड़े तो हम तब ताकतवर होंगे कि केवल अगर हिंदू अलग हो जाए मुस्लिम अलग हो जाए तब एक होंगे ताकतवर? भाई जाहिर से साथ रहेंगे तभी ना। तो इसमें क्या किया? जानबूझ करके ये अधिनियम में ये भी खासकर इस बात पे ध्यान दिया गया जो हिंदू मुस्लिम को अलग किया जाए। तो गठन तो शुरू हो चुका है पहले ही, यानी मुस्लिम लीग का गठन कर चुका है, ताकि एक अलग संस्था कांग्रेस हट के बनाए जो केवल मुस्लिमों पे ध्यान दे। स्पेशली बनाए गए थे मुस्लिमों पर ध्यान देने के लिए, लेकिन उसका मूल मकसद क्या था? हिंदू और मुस्लिम को अलग करना। तो ये जो अधिनियम आएगा भारत शासन अधिनियम, ये खासकर सांप्रदायिकता को फैलाने के लिए ही लाया जाएगा। किसको फैलाने के लिए लाया जाएगा? सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता समझते आप लोग? सांप्रदायिकता क्या होता है? सांप्रदायिकता देखिए इसमें ऐसे समझिए, सबसे पहले आप समझिए संप्रदाय यानी कम्युनिटी। संप्रदाय होता है जो संप्रदाय लोगों का समूह होता है जो एक विशेष नियम को मानता है। जैसे मान चलिए हिंदू क्या एक संप्रदाय है और हिंदू का अपना एक नियम है। आप देखे होंगे हिंदू में कई सारे नियम, जैसे 16 संस्कार है, अंतिम संस्कार कैसे होगा, विवाह की पद्धति कैसे होगी, है कि नहीं? सबका एक पद्धति बना हुआ है कि नहीं? जैसे आप जन्म लेते हैं तो छठियार होता है, उसके बाद अन्नप्राशन होता है, शादी विवाह का भी रीत है, 7 फेरे होते हैं, सिंदूरदान होता है। तो ये सब क्या एक रीत नियम है, तो हम लोग इस नियम को मानते हैं। मुस्लिम के लिए अपना अलग नियम है कि नहीं? ईसाइयों के लिए अपना अलग नियम है। तो हर संप्रदाय अलग अलग ग्रुप में बटा हुआ है। तो संप्रदाय मतलब होता है लोगों का एक समूह जो किसी विशेष नियम को मानता हो। तो हिंदू भी एक संप्रदाय है, इस्लाम भी एक संप्रदाय है, ईसाई भी एक संप्रदाय है। सबका अपना अलग अलग नियम है कि नहीं? हमारे पूजा करने का तरीका अलग है, मुस्लिम का पूजा करने का तरीका अलग है, हमारे शादी का तरीका अलग है, उसके शादी का तरीका अलग है कि नहीं? हमारे यहाँ मृत्यु के बाद अलग व्यवस्था है, उसके यहाँ मृत्यु के बाद अलग व्यवस्था है। तो ये जो संप्रदाय है, तो शुरू में तो संप्रदाय अलग अलग गुण हुआ, और जब दूसरा चरण आता है, इसका आगे वाला चरण आता है सांप्रदायिकता। आगे में क्या होता है? जैसे मान लीजिए अब हम कहने लगे भाई मेरा संप्रदाय आपके संप्रदाय से बेहतर है, तो इसको क्या कहते हैं? सांप्रदायिकता। यानी संप्रदाय के प्रति आपका लगाव बढ़ते जा रहा है, जो कि आगे चल के खतरनाक सिद्ध हो सकता है। अब मान के चलिए कोई हिंदू कहे हिंदू सर्वश्रेष्ठ है, मुस्लिम कहे मुस्लिम सर्वश्रेष्ठ है, तो धीरे धीरे तो उग्र रूप हो रहा है कि नहीं?
और यही जब आगे बढ़ जाता है, नहीं आपको हिंदू धर्म ही ग्रहण करना पड़ेगा या आपको मुस्लिम या इस्लाम धर्म ही ग्रहण करना पड़ेगा, तो ये सांप्रदायिकता उग्र चरण है, वहाँ से दंगा फैलना शुरू हो जाता है। तो ये जानबूझकर ये फैलाना चाहता था कि हिंदू मुस्लिम लड़े ताकि अंग्रेज को शासन करने में आसानी है। और भारतीय लोग तो जानते हैं धर्म के नाम पे तुरंत लड़ जाते हैं, है कि नहीं। और वो इस बात को समझ चुके थे जो भारत में धर्म के नाम पे लड़ाना बहुत ही आसान है, इसीलिए उन्होंने कौन सी नीति अपनाई, फूट डालो और राज करो, जो आपको इस अधिनियम में दिखेगा। और इस अधिनियम का जो सबसे प्रमुख पॉइंट रहता है वो होता है पृथक निर्वाचन प्रणाली। यानी 1909 का जो अधिनियम, अगर पूछा जाए एक ही चीज के लिए प्रसिद्ध है, वो है पृथक निर्वाचन प्रणाली। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो पृथक निर्वाचन प्रणाली केवल किसको दिया गया, मुस्लिमों को। यानी भारत शासन अधिनियम 1909 के द्वारा मुस्लिमों को क्या दिया गया, पृथक निर्वाचन प्रणाली। तो इसका अर्थ ये अलग होगा। आप लोग पहले सुनते होंगे आरक्षित समझते हैं, आरक्षित सीट। क्या आरक्षित सीट और पृथक निर्वाचन एक है या अलग है, बताइए। अलग अलग है, कैसे? दोनों मंत्र क्या है बताइए। हाँ, आरक्षण में नहीं, देखिए होता क्या, अब ये समझिए, जैसे ये क्षेत्र, जैसे मान चलिए सहरसा विधानसभा क्षेत्र को क्या घोषित कर दिया जाए, आरक्षित सीट घोषित किया जाए। किसके लिए, एससी के लिए या महिला के लिए। तो मान लीजिए सहरसा विधानसभा का क्षेत्र एससी के लिए आरक्षित है, तो इसका मतलब है सहरसा विधानसभा से केवल एससी कैंडिडेट ही खड़ा हो सकता है, जनरल या ओबीसी खड़ा नहीं होगा। भले कैंडिडेट बीजेपी खड़ा करे, आरजेडी खड़ा करे, जदयू खड़ा करे, कांग्रेस खड़ा करे या निर्दलीय खड़ा हो, तो खड़ा कौन होगा, केवल अनुसूचित जाति ही खड़ा होगा, क्योंकि ये सीट क्या है, एससी के लिए रिजर्व है। आप गांव में भी देखते होंगे ये सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है, तो केवल महिलाएं खड़ी होती है कि नहीं। लेकिन जब पृथक निर्वाचन की बात आए तो समझ लीजिए, जैसे मान के चलिए सहरसा को पृथक निर्वाचन प्रणाली के तहत रखा गया, किसके लिए, अब समझिए सहरसा में दो व्यक्ति खड़ा हो गया, एक खड़ा हो गया राम और एक खड़ा हो गया रहीम। खड़ा कोई भी हो सकता है, लेकिन आरक्षित, अगर मुस्लिमों को आरक्षित सीट देता है, यहाँ कौन खड़ा होता है, केवल मुस्लिम। लेकिन पृथक निर्वाचन प्रणाली में कोई भी खड़ा हो सकता है। अब अंतर क्या है, अब मान के चलिए इसमें क्या है, पृथक निर्वाचन प्रणाली किसको रखा गया है, मुस्लिमों के लिए ना। तो मुस्लिम जितने भी मतदाता होंगे, मुस्लिम मतदाता, वो केवल किसको वोट करेंगे, मुस्लिम को वोट करेंगे। वो केवल मुस्लिम, चाहे आपकी इच्छा क्यों ना हो। जैसे मान चलिए आप मुस्लिम हैं, आप चाह रहे हैं राम को वोट करने के लिए, लेकिन आप कर नहीं सकते। मुस्लिम का 100% मत मुस्लिमों को ही जाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति अगर मान चलिए हिंदू मतदाता है, तो अपनी मर्जी, वो तो या तो इसको भी दे सकता है या इसको भी दे सकता है। तो इससे देखिए नुकसान क्या हो गया, मुस्लिमों का सारा वोट एक जगह सेट हो गया, है कि नहीं। इसको कहते हैं ध्रुवीकरण, या ध्रुव मतलब क्या, केंद्र, सेंटर, एक ही जगह सब जा करके सेट हो जाएगा। तो मुस्लिमों का वोट सारा किसके पास चला गया, मुस्लिम कैंडिडेट के पास। एक हिंदू को वोट बट गया, कुछ मुस्लिम को दे दिया, कुछ हिंदू को दे दिया। तो जीतने की संभावना किसकी ज़्यादा रहेगी, मुस्लिम की रहेगी ना, क्योंकि इसको मुस्लिम का वोट साथ साथ हिंदू का वोट भी मिल सकता है, लेकिन इसको केवल हिंदू का ही वोट मिलेगा ना।
तो ये जो भारत शासन अधिनियम या मार्ले मिंटो अधिनियम है वो किस लिए प्रसिद्ध है? पृथक निर्वाचन प्रणाली के तहत। और इस प्रणाली में जो है ये किसको केवल दिया गया था? मुस्लिमों को। तो पहला पॉइंट हो गया पृथक निर्वाचन प्रणाली। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, याद है पिछले क्लास में बताए थे हम लोग कि 1892 में जो भारतीयों को भी बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था, लेकिन ये अधिकार क्या था? सीमित था। आप पूरक सवाल, पूरक मतलब सवाल क्या? सवाल पे सवाल नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आपने हमसे पूछा सर पृथक निर्वाचन प्रणाली क्या है, तो उस समय क्या सर, तो हम क्या करेंगे, मेरी इच्छा हो तो बताएंगे और नहीं इच्छा हो तो नहीं बताएंगे। अगर चलिए एक बार बता दिए तो आप फिर दोबारा हमसे क्वेश्चन नहीं कर सकते। पूरक सवाल मतलब होता है क्वेश्चन पे क्वेश्चन, यानी एक चीज समझने फिर आगे पूछ दिया, ऐसा सवाल का ऑप्शन नहीं था। ठीक है, जैसे मान लीजिए भाई कृषि के लिए इतना पैसा दिया जा रहा है, मान लीजिए बजट में, तो आपने पूछा सर कृषि के लिए कितना पैसा दिए, तो हम बोले भाई 1000 करोड़। अब आप ये नहीं पूछ सकते क्यों सर इतना कम क्यों दिए, क्योंकि आपको पूरक सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। अगर पूरक सवाल पूछने का अधिकार होता तो आप पूछ सकते सर 1000 दिए हैं तो किस किस सेक्टर में दिए हैं, सिंचाई के लिए कितना दिए हैं, बीज के लिए कितना दिए हैं, खाद के लिए कितना दिए हैं, बिजली के लिए कितना दिए हैं, तो ये हो गया पूरक सवाल। फिर हम जवाब देंगे, फिर पूछेंगे सर इतना कम सिंचाई में क्यों दिए हैं, सिंचाई सबसे बेहतर होना चाहिए। तो सवाल में जो सवाल चल रहा है उसको क्या कहते हैं? पूरक सवाल। लेकिन 1892 में बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया गया था, लेकिन पूरक सवाल पूछने का अधिकार। लेकिन इस अधिनियम में बजट पर चर्चा भी होगी और पूरक सवाल पूछने का अधिकार भी दिया गया। यानी 1909 का अधिनियम द्वारा कोई भी भारतीय सदस्य अंग्रेज का जो बजट पेश होता उस बजट पे आप सवाल कर सकते थे, पूरक जितना मन उतना सवाल कर सकते थे। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो हो गया पृथक निर्वाचन प्रणाली, और दूसरा पॉइंट क्या हो गया? बजट पर आप चर्चा कर सकते हैं और साथ में पूरक सवाल भी पूछ सकते हैं। क्लियर है ये दोनों पॉइंट? इस अधिनियम की एक खास बात क्या है, इस अधिनियम के द्वारा पहली बार वायसराय के परिषद में कोई भारतीय शामिल होगा। वायसराय के पास याद है ना, वायसराय के परिषद में जो 5 सदस्य हुए थे, याद है वायसराय का परिषद, तो पहली बार कोई भारतीय इस परिषद में शामिल होगा। और वो व्यक्ति कौन होगा? सत्येंद्र नाथ गुप्ता। तो वो व्यक्ति कौन होगा? सत्येंद्रनाथ गुप्ता, जो सत्येंद्रनाथ सिन्हा। वो व्यक्ति कौन होगा? सत्येंद्रनाथ सिन्हा। और ये किस रूप में शामिल होगा? विधि सदस्य के रूप में। यानी सत्येंद्रनाथ सिन्हा ये पहले भारतीय है जो वायसराय के परिषद में शामिल होगा। किस रूप में? अच्छा, ये किस राज्य के थे? भाई बिहार के, जिन्होंने बिहार को बनाने में बहुत प्रमुख भूमिका निभाई है। ठीक है, तो कहना समझ रहे हैं, पहली बार पृथक निर्वाचन प्रणाली, बजट पे चर्चा और पूरक सवाल पूछने का अधिकार भी दिया गया, और वायसराय के परिषद में पहले भारतीय के तौर पे शामिल होंगे सत्येंद्रनाथ सिन्हा। किस रूप में? विधि सदस्य के रूप में। अच्छा, आपको तो पता है कि वायसराय एक भारत राज्य सचिव भी है ना, तो भारत राज्य सचिव कहाँ से काम करते थे? लंदन से। उसके परिषद में कितने सदस्य थे? 15 सदस्य था ना, 15 सदस्य था उसमें। अब देखिए 5 अस्थायी नहीं, ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल नहीं है। भारत राज्य सचिव जो 1858 के अधिनियम से बना था, जिसमें भारत राज्य सचिव जो लंदन में रह के काम करते थे, और उसके परिषद में कितने सदस्य थे?
अगर आपसे ये पूछा जाए भारत राज्य सचिव के परिषद में पहले भारतीय कौन थे? देखिए 1907 में जो है भारत राज्य सचिव के परिषद में, यानी भारत राज्य सचिव के परिषद, जिसको शॉर्ट में क्या कहा जाता था? भारत परिषद। कहीं कहीं आपको भारत परिषद भी लिख के आ जाएगा। तो भारत परिषद में जो पहले भारतीय शामिल हुए थे तो 2 भारतीय थे। वो थे एक सैयद हुसैन बिलग्रामी और दूसरे कौन थे? कृष्ण गोविंद गुप्ता। ठीक है, यानी भारत राज्य सचिव के परिषद, या आप ये कहिए भारत परिषद में जो पहली बार भारतीयों को शामिल कब किया गया था? 1907 में। और 2 लोगों को शामिल किया गया था, सैयद हुसैन बिलग्रामी और कृष्ण गोविंद गुप्ता। ठीक है, सैयद हुसैन बिलग्रामी कौन थे? ये थे हैदराबाद के निजाम के सचिव थे। ये कौन थे? हैदराबाद के निजाम के सचिव थे। और कृष्ण गोविंद गुप्ता थे ICS ऑफिसर, इंडियन सिविल सर्विसेज ऑफिसर, जिसको आज का हम लोग किस नाम से जानते हैं? IAS, यानी कृष्ण गोविंद गुप्ता IAS ऑफिसर। यानी ये 2 पहले भारतीय हैं जिन्हें भारत राज्य सचिव के परिषद में शामिल किया गया। तो याद रखिएगा, भारत राज्य सचिव के परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय ये दोनों हैं। कब? 1900। वायसराय के परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर। कब? 1909 में। तब उसका प्रभाव बढ़ेगा तो आगे चल करके 1911 में ये पक्ष रखेगा अपना दिल्ली दरबार में, जो हमें एक राज्य चाहिए, बिहार को बंगाल से अलग करने का निर्णय लिया जाएगा। और उसी के कहने पे 22 मार्च 1912 को बिहार बनेगा। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना सत्येंद्रनाथ सिन्हा या सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कहीं आपको सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा भी लिख के आएगा। अच्छा चलिए, ये तो कह दिया IAS अफसर है, ICS अफसर। तो क्या आप बता सकते हैं पहले ICS अफसर कौन है? भारत के या पहले भारतीय ICS अफसर कौन थे? तो वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। यहां याद रखें कौन है ये सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो 1863 में बने थे। याद है 1853 में एक कानून आया था जिसमें सिविल सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया था। और उसी के बाद ये एग्जाम दिए थे। तो पहली बार जो कोई भारतीय ICS बना है तो वो था सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। तो लिखिए नीचे, देखिए नोट करके लिखिएगा। भारत राज्य सचिव के परिषद में भारत राज्य सचिव के परिषद में पहले भारतीय के परिषद में पहले भारतीय सैयद हुसैन बिलग्रामी और कृष्ण गोविंद गुप्ता थे। कृष्ण गोविंद गुप्ता थे। कृष्ण गोविंद गुप्ता थे।
और नोट कर नीचे पॉइंट लिखिएगा। भारत के पहले आईसीएस अधिकारी, भारत के पहले आईसीएस अधिकारी भारत के पहले आईसीएस अधिकारी सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, जिसने 1863 में आईसीएस प्रतियोगिता परीक्षा पास की। ठीक है, ये था आपका 1909 का अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1919 को हम लोग किस नाम जानते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। मॉन्टेग्यू कौन होता है? भारत राज सचिव। और चेम्सफोर्ड कौन है? वायसराय। देखिए ये जो अधिनियम है, ये थोड़ा जितने भी अधिनियम में सबसे ज़्यादा अगर बदलाव हुआ है तो 1919 में ही हुआ है। ठीक है, इस 19 में जो सबसे बड़ी बात है वो केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था को लागू किया। क्या लागू किया? केंद्र में द्विसदन व्यवस्था। अभी आप देखते हैं ना, केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा होता है, तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1919 के अधिनियम से। ठीक है, यानी पहले क्या था? पहले जो होता था, जो वायसराय होते थे, वायसराय का एक परिषद होता था। आगे चल करके 1853 में क्या किया गया? विधानमंडल की स्थापना की गई, है नहीं? और फिर विधानमंडल को भी दो भाग में कब बांटा गया? 1919 में। तो विधानमंडल में दो सदन की व्यवस्था की गई। जो ऊपरी सदन होता था उसको क्या कहा जाता था? राज्य परिषद। और दूसरा कौन होता था? विधान मंडल। यानी केंद्र में दो सदन की व्यवस्था की गई, राज्य परिषद और इसको कहा जाता था उच्च सदन, और इसको कहा जाता था निम्न सदन। अभी यही राज्यसभा और लोकसभा। तो इसकी शुरुआत कब से हुई है? 1919 से। तो 1919 का सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था को लागू किया गया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, ऊपरी सदन में कुल कितने सदस्य थे? 60 सदस्य। यानी उस सदन में कितने सदस्य होंगे? 60 सदस्य। और इस 60 सदस्य में 34 सदस्य कैसे होंगे? निर्वाचित। और कितने बचे? 26 सदस्य मनोनीत। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये हो गया। केंद्र में द्विसदन व्यवस्था अपनाई गई, यानी राज्य परिषद और विधान मंडल। राज्य परिषद को ऊपरी सदन कहा जाता था और विधानमंडल को निचला सदन। ठीक है, और ऊपरी परिषद में कितने होते? ऊपरी सदन कितने होते थे सदस्य? 60 सदस्य। 60 में से निर्वाचित कितने होते थे? जिसका चुनाव होता था। बाकी 26 कौन होते थे? मनोनीत, जिसका चुनाव सीधे उसको भेज दिया जाता, चुनाव उसका होता नहीं था। क्लियर है? हाँ, इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा, इसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता था? 5 वर्षों का। लेकिन एक समस्या था, इसमें केवल पुरुष को ही स्थान मिला था, यानी महिलाओं को राज्य परिषद में स्थान नहीं मिला। इसमें केवल पुरुष ही थे। ठीक है,
यानी केंद्र में द्विज सदन की व्यवस्था की गई, राज परिषद और विधानमंडल। राज परिषद यानी उच्च सदन जिसमें कुल कितने सदस्य थे 60, जिसमें से 34 निर्वाचित और 26 मनोनीत। ठीक है, इसके अलावा ये इसका कार्यकाल कितना था 5 वर्षों का, और इसमें केवल कौन भाग ले सकते थे, पुरुष ही भाग ले सकते थे। उसी तरह यहाँ पे निम्न मंडल में कुल कितने सदस्य थे 145 सदस्य। कितने सदस्य होंगे, जिसमें से 104 निर्वाचित और 41 मनोनीत, और इसका कार्यकाल होता था 3 वर्ष का। यानी जो भी चुने जाते थे कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। तो देखिए यहाँ सवाल आपसे डीपली नहीं पूछेगा, जैसे वनडे एग्जाम नॉर्मल होता है तो पूछा जाता है केंद्र में द्विज सदन की व्यवस्था कब हुई है, 1919 में। हाँ, कभी कभी डीपली पूछ दिया जाता है कुछ, जैसे बड़े एग्जाम में यूपीएससी में या बीपी या स्टेट पीसीएस में, निम्नलिखित में किस में से पुरुषों को ही केवल शामिल होने का अधिकार दिया गया था, तो है उच्च सदन में। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो यही है, केंद्र में द्विज सदन व्यवस्था अपनाई गई। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या था, प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया गया। प्रांतों में क्या किया, द्वैध शासन। देखिए एक द्वैध शासन आप लोग पढ़े होंगे कब, 1765 में। द्वैध शासन का क्या था उसमें, जो एक ही व्यक्ति पे 2 अलग अलग संस्थाओं का शासन। यहां भी द्वैध शासन वैसा ही होगा, लेकिन ये द्वैध शासन कहाँ लगा है, प्रांत में। ये केंद्र में नहीं है, ये किस में है, प्रांत में। ठीक है, इसका अर्थ क्या था, जैसे आपको पता है केंद्र में सबसे ऊपर तो वायसराय होता था, और प्रांतों का हेड कौन होता था, गवर्नर। प्रांतों का हेड कौन होता था, गवर्नर। तो गवर्नर जो है, इसके कार्यों को 2 भागों में बांट दिया गया। एक था हस्तांतरित विषय और एक था आरक्षित विषय। यानी गवर्नर के कार्य को किस में बांट दिया गया था, 2 भागों में, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषय यानी गवर्नर जो थे ये किसके चलवाते थे, यानी विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों के सहायता से। किसे चलवाते थे, विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों की सहायता से। और आरक्षित विषय किससे चलवाते थे, परिषद के सदस्यों से। किससे चलाते थे, ठीक है, याद रखिएगा। प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया, और प्रांत का जो हेड होता था गवर्नर, उसके शक्ति को 2 भाग में बांट दिया गया। एक शक्ति का प्रयोग को किससे करते थे, वो अपने परिषद के सदस्यों से, और दूसरे शक्ति का प्रयोग किससे करते थे, वो निर्वाचित सदस्यों से। तो जो निर्वाचित सदस्यों से करते थे उसे क्या कहा जाता था, हस्तांतरित विषय। और जो आरक्षित विषय से करते थे, यानी किसके द्वारा, परिषद सदस्यों से, उसे कहा जाता था आरक्षित विषय। क्लियर है। इसका विषय थोड़ा महत्वपूर्ण होता था इसकी तुलना में। विषय तो बहुत सारे हैं, उस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। आपको बस 2 चीज याद रखना है, केंद्र में द्विज सदन की व्यवस्था शुरू की गई, और प्रांतों में द्वैध शासन को। उल्टा नहीं कीजिएगा, द्वैध शासन और द्विज सदन अलग है। द्विज सदन मतलब 2 सभा होगी, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन। उच्च सदन को क्या कहा जाता था, राज्य परिषद, और निम्न सदन को विधानमंडल। जैसे आजकल में कहते हैं राज्यसभा और लोकसभा। और प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया, यानी एक हस्तांतरित विषय और एक आरक्षित विषय। ठीक है, तो पहले यहां तक लिखिए, तब देखिए
ये जो प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था, उस समय केवल 8 प्रांतों में ये लागू किया गया था द्वैत शासन। कहाँ पे, कितने प्रांतों में? ये 8 प्रांत कौन सा था? असम, लिखते रहिएगा, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, पंजाब और मद्रास। सॉरी, उस उड़ीसा हटा दीजिए कि उसमें बिहार उड़ीसा एक ही था। बम्बई। यानी 8 प्रांतों में ये व्यवस्था लागू की गई थी, जिसमें था असम, बिहार, बम्बई, बंगाल, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, पंजाब और मद्रास। देखिए, भारत राज्य सचिव और उसका जो परिषद होता था, यानी 15 सदस्यीय परिषद, उसका वेतन कहाँ से मिलता था? लेकिन अब ये भारत के राजस्व में मिलता था। लेकिन 1919 के अधिनियम के द्वारा अब उसका वेतन किससे मिलेगा? ब्रिटिश राजस्व के द्वारा। यानी भारत राज्य सचिव और उसके परिषदों को वेतन किसके द्वारा मिलेगा? कहाँ से मिलेगा? ब्रिटिश राजस्व के द्वारा। जो पहले कहाँ से मिलता था उसे? भारतीय राजस्व के मिलता था। ठीक है, लेकिन अब उसको कहाँ से मिलेगा? ब्रिटिश राजस्व से। और एक नया पद बनेगा, उच्चायुक्त। उच्चायुक्त से मतलब हाई कमीशन। यानी लंदन में ही, कहाँ पे? लंदन में भारत राज्य सचिव से कुछ अधिकार लेकर, या आप ऐसे कह सकते हैं भारत राज्य सचिव का अधिकार कुछ कम किया जाएगा और एक नया पद बनेगा उच्चायुक्त। और ये कहाँ से काम करेगा? लंदन से। उच्चायुक्त यानी हाई कमीशन। तो अब देखिए इसमें क्या है, भारत राज्य सचिव का पद भी क्या किया गया? उसका वेतन कहाँ से दिया जाने लगा? ब्रिटिश राजस्व से। और उसके कुछ अधिकार को लेकर के किसको दिया जाएगा? एक नया पद बनाया जाएगा, उच्चायुक्त। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि भारत के लिए उच्चायुक्त की नियुक्ति कब हुई थी? 1919 के अधिनियम के द्वारा हुई थी। ठीक है, क्लियर इतना? इसके बाद क्या है इसमें, याद है अभी हम लोग पढ़े थे 1909 में सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन प्रणाली, तो उसमें किसको दिया गया था? मुस्लिमों को। लेकिन अब क्या होगा, मुस्लिमों के अलावा सिख, ईसाई, यानी ईसाई कौन? भारतीय ईसाई, आंग्ल, इसके अलावा सिख हो गया, ईसाई हो गया, आंग्ल हो गया, पारसी हो गया, इन सबको भी दिया जाएगा। सिखों को भी, यानी मुस्लिम के पास तो है ही पृथक निर्वाचन, अब सिख को भी पृथक निर्वाचन दे दिया गया। आंग्ल यानी अंग्रेजों को भी दे दिया गया, जो अंग्रेज यहाँ पर रहते थे। फिर पारसी लोगों को भी दे दिया गया। और ये भारतीय ईसाई का मतलब क्या? जो भारतीय थे और ईसाई धर्म ग्रहण कर लिए। एक ईसाई तो चलिए बाहर से आया, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे, खासकर आदिवासी लोग, वो धीरे धीरे क्या हुए? ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिए। तो वो जो पृथक निर्वाचन प्रणाली केवल मुस्लिमों को दिया जाता था, अब उसको बढ़ा करके सिखों को, पारसी को, भारतीय ईसाई को और आंग्ल भारतीयों को भी दिया जाने लगा। ठीक है, तो ये इससे नुकसानदायक हो रहा है, धीरे धीरे आप पूरी तरह से भारतीयों को बांट रहे हैं। पहले मुस्लिम अलग किए, फिर सिख अलग करेंगे, फिर पारसी अलग करेंगे, फिर भारतीय ईसाई अलग करेंगे, तो धीरे धीरे सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं कि नहीं? तो पहला भी यही हो गया।
जो पृथक निर्वाचन प्रणाली के तहत इन लोगों को बाहर यानी अलग निर्वाचन प्रणाली के तहत रखा गया। ठीक है, इसके अलावा आप देखिएगा इसमें जो है सीमित मताधिकार का प्रयोग किया गया। यानी वह चुनाव होगा, वह विधानमंडल बना है तो उसके लिए चुनाव तो होगा ना, तो चुनाव होने के लिए मताधिकार सीमित रखा गया। इसका मतलब क्या होता है? मताधिकार सीमित रखने का मतलब यानी सबको वोट देने का अधिकार नहीं है। वोट देने के लिए कुछ क्राइटेरिया बनाया गया, कुछ जो है नियम बनाए गए। यानी जिसके जो कर चुकाता है वो वोट देगा, या शिक्षा का एक लेवल स्टैंडर्ड तय किया गया। ऐसा नहीं कोई आकर के मत दे दिया। इसके लिए संपत्ति और शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। ये होता है सीमित मताधिकार, एक होता है व्यस्क मताधिकार। दोनों में अंतर क्या है? यानी सीमित मताधिकार और दूसरा है वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार मतलब होता है जैसे एक एज फिक्स कर दिए, जैसे 18 वर्ष, उसके ऊपर जो भी है वो सब वोट दे सकता है। सीमित मताधिकार क्या होता है? किसी के लिए सेट कर, जैसे मान लो जो टैक्स देगा वही वोट करेगा, जो ग्रेजुएशन होगा या जो इंटर पास हो वही वोट देगा, तो उसको क्या कहते हैं? सीमित कर दिए। तो अभी जो हम लोग यहाँ भारत में कौन सा चल रहा है? सीमित या वयस्क? वयस्क चल रहा है ना। 18 साल से ऊपर गरीब हो, भिखारी हो, अनपढ़ हो, सब वोट दे सकता है कि नहीं? तो भारत में कौन सा चल रहा है? व्यस्क मताधिकार। यहाँ जो क्या किया गया था? सीमित मताधिकार का प्रयोग किया गया था। और इसका अधिकार ये किस आधार पे था? संपत्ति और शिक्षा के आधार पे। और ये मान लीजिए केवल 3% लोगों के पास ही मत देने का अधिकार था। यानी उसमें जितने भी लोग थे उनमें से यानी लगभग 26 करोड़ लोग थे इस समय में, तो उसमें से केवल 3% लोगों को ही मत देने का अधिकार दिया गया। तो इसलिए इसको क्या कहा गया था? सीमित मताधिकार। हाँ, पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार इसी अधिनियम में दिया गया था। इससे पहले महिलाएं मत देने का अधिकार नहीं था। यानी महिलाओं को मताधिकार का अधिकार कब दिया गया? भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। ठीक है, देखिए इस बजट में और 2-3 बातें पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए, अभी तक जो होता था केंद्र में ही बजट बनता था जो पूरे प्रांतों पे भी लागू होता था। यानी जो वायसराय जो बजट बनाता था वही जितने भी प्रांत होते सब पे लागू होता था। तो पहली बार केंद्र के बजट को यानी केंद्र के लिए अलग बजट और प्रांत के लिए अलग बजट की व्यवस्था की गई। यानी प्रांत के बजट को केंद्र के बजट से अलग किया गया। पहले क्या होता था? जो केंद्र सरकार बजट बना दिया उसी से प्रांतों में भी बजट चलता था। तो पहली बार क्या हुआ? केंद्र के बजट को प्रांत के बजट से अलग कर दिया गया। क्लियर है? अगला पॉइंट क्या था? इसी में लोक सेवा आयोग के गठन का भी प्रावधान था। क्या था? लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान था। लोक सेवा आयोग क्या होता है? जो अधिकारियों की नियुक्ति करता है, जैसे यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो, ये सब क्या है? लोक सेवा आयोग ही है ना। तो लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान भी किस अधिनियम में किया गया है? 1919 के अधिनियम में। और इसी के आधार पे 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन होगा। कब होगा? 1926 में। ठीक है, जिसका काम क्या होता है? जो अधिकारियों की नियुक्ति करना। और तीसरा पॉइंट जो है इसमें कहा गया तो प्रत्येक 10 वर्ष में ये जो अधिनियम है उसकी समीक्षा की जानी चाहिए। और इसीलिए ना 1929 में अधिनियम आना था, लेकिन उस 1927 में साइमन कमीशन का गठन कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि नियम तो था 10 साल पे, प्रावधान क्या था? 10 साल पे समीक्षा होनी चाहिए ना, लेकिन वो क्या किया? 8 साल पे ही गठन कर दिया गया था।